हेलो एवरीवन, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत एडुटेनमेंट पे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मेरा मार्क्स 467 आकर क्लास 12th में 2022 में बिहार टॉप कैसे किए थे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको कितना आता है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से कॉपी को लिख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपको कॉपी टीचर के पास जाएगा तो वहाँ पे आप नहीं रहिएगा, आपका कॉपी रहेगा और उस कॉपी में आप क्या लिखे हैं इसी बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से आप कॉपी को लिखेंगे, कितना पेन आप यूज़ करेंगे, मैंने कितना पेन यूज़ किया था और आपका हैंडराइटिंग मायने रखता है कि नहीं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को भी उतार के आते हैं, क्वेश्चन भी लिखते हैं, उसका आंसर भी लिखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से हम अपने कॉपी को लिखे थे कि मेरा मार्क्स 467 और बिहार टॉप किए थे। ठीक है, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले बताएंगे हम कि आपको क्या राइटिंग डिपेंड करता है। यदि आपका राइटिंग बहुत ही खराब है तो आपके साथ क्या होगा, और राइटिंग अच्छा है, रीडेबल है, पढ़ने लायक है, तब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में यहाँ पे पहला पॉइंट है कि राइटिंग कैसा होना चाहिए। देखिए, जब राइटिंग आपको बहुत अच्छा है तो ये तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, लेकिन यदि आपको राइटिंग अच्छा है और आप उसमें क्या लिखे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो चीज़ लिखे ही नहीं है, ये भी कोई डिपेंड नहीं करेगा कि आपका मार्क्स अच्छा ही आएगा। आपका मार्क्स बिल्कुल भी वो क्वेश्चन को गलत काट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिपेंड करता है कि मतलब राइटिंग आपका अच्छा है और क्वेश्चन का जवाब अच्छा दिए हैं तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, और देखिए यदि आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, मतलब रीडेबल है कि मतलब टीचर पढ़ सकता है क्वेश्चन को, आपके आंसर को पढ़ सकता है, तो यहाँ से भी आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त भी थे जिनका राइटिंग उनका अच्छा उतना नहीं था, लेकिन उनका भी मार्क्स अच्छा आया है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड पॉइंट है कि सीक्वेंस डिपेंड करता है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन पेपर आता है दो सेक्शन में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से ये डिपेंड करता है कि पहले सेक्शन ए बनाए कि सेक्शन बी, यानी मतलब लघु उत्तरीय बनाए या फिर दीर्घ उत्तरीय बनाए, शॉर्ट टाइप आंसर बनाए या फिर लॉन्ग टाइप आंसर बनाए। देखिए, इसमें आपको डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आप पहले लघु उत्तरीय का भी आंसर दे सकते हैं या फिर दीर्घ उत्तरीय का भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन यदि आप लघु उत्तरीय का आंसर दे रहे हैं, शॉर्ट टाइप का आंसर दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि मतलब मान लेते हैं कि 1 से लेके आपको 15 तक बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए कि आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, तो आप पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए कि हमको कौन-कौन से क्वेश्चंस को आपको बनाना है, और उसमें से आप ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप सीक्वेंस वाइज़ ही बनाइए। सीक्वेंस वाइज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहला क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। मेरा मत कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप सेकंड से बना रहे हैं, और मान लीजिए कि आपको 3 नहीं 4 आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि इसमें से आप 8 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए, तो 8 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कीजिए कि मतलब कौन-कौन से आपको बनाना है, और फिर सीरियल वाइज़ बनाइए। जैसे 2 बन रहा है तो 2 बनाइए, इसके बाद फिर ऐसा नहीं कि 10 बना रहे हैं हम, इसके बाद फिर 4 बना रहे हैं, फिर 6 बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आप समझिए कि टीचर के पास बहुत सारे कॉपी एक साथ आएँगे, तो वो लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा कि क्वेश्चंस का आंसर सीरियल वाइज़ ही होना चाहिए। ठीक है? यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि सीक्वेंस आपको कितना डिपेंड करता है, नहीं तो वहाँ पे आपको मार्क्स भी कट सकता है। फिर है, इस पॉइंट को हम लास्ट में बताएँगे कि कितने पेन का यूज़ करना चाहिए। ठीक है? तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब देखिए अंडरलाइन और नोट। ठीक है, अब देखिए कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है? उसके नीचे अंडरलाइन करना है। कुछ आंसर लिखे तो उसके बीच में मान लीजिए कि कोई अच्छा वर्ड आया जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उस आंसर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वहाँ पे उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है? और ये भी बताएँगे कि अंडरलाइन आपको किस पेन से करना है या पेंसिल से करना है, ये भी चीज़ हम बताएँगे। फिर देखिए शॉर्ट फॉर्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हम लोग
एग्जाम मतलब डेली जो हम लिख रहे हैं हम, तो उसमें हम लोग बहुत बार यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म। जैसे बिटवीन है तो क्या करते हैं, B/W कर देते हैं, तो यहाँ से बिटवीन हो जाता है। लेकिन ऐसा हम लोग को एग्जाम में नहीं करना है, हम लोगों को पूरा के पूरा लिखना है। बिटवीन है मतलब पूरा बिटवीन लिखना है, नहीं तो यहाँ भी आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जैसे आंसर लिख रहे हैं, मान लीजिए कि 5वां का आंसर लिखे, फिर लिख दिए 7वां का आंसर, तो 5वां आंसर जहां से खत्म हुआ सेकंड लाइन से ही स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चंस का आंसर लिखना। देखिए आपको क्या करना है कि जब मान लीजिए कि यहाँ पे आंसर आपको खत्म हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का, तो इसके बीच आप कम से कम 2 लाइन का गैप दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। फिर है कि क्वेश्चंस लिखना है या नहीं, ये पहले आपको बताए थे कि क्वेश्चंस आपको उतारने का जरूर नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़िए, इसके बाद डायरेक्ट आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स का स्ट्रेटजी मतलब जैसे मैथ्स भी हो गया या फिर फिजिक्स में आ गया, केमिस्ट्री में आ गया, जहां भी आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसका यूनिट मात्रक आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि आप मात्रक को लिखना भूल जाएंगे तो वहां पे आपको हाफ मार्क्स 1 मार्क्स आपको वहां से कट सकता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए कि आप पूरा पूरा क्वेश्चंस को सोल्व कर दिए और लास्ट में उसका यूनिट नहीं लिखेंगे, मात्रक नहीं लिखेंगे, तो वहां से आपको हाफ मार्क्स 1 मार्क्स आपको टीचर काट सकता है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर है कि फाइनल आंसर, देखिए जैसे मैथ्स हो गया या फिर फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल हो गया, तो उसमें क्या करना है कि जब आपको फाइनल आंसर आए, फाइनल आंसर जितना भी आए, तो उसको क्या करना है कि आपको बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर आ गया, तो उसको क्या कर देना है कि एक बॉक्स में बना देना है। क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि वो आंसर लास्ट में मिलाएंगे, जैसे मैथ्स हो गया तो उसको लास्ट में आंसर मिलाएंगे, यदि आपको मिल गया मार्क्स तो बीच का स्टेप आपको देखेंगे भी नहीं, वो आपको मान लेते हैं कि 5 नंबर का है तो 5 नंबर में 5 नंबर आपको मिल गया। तो यहाँ से देखिएगा, मतलब इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप उसको अंडरलाइन नहीं, बॉक्स मतलब कर दीजिए, बॉक्स में उसको रख दीजिएगा। अब आते हैं कि आपको कितने पेन का यूज करना चाहिए। मैंने एग्जाम में 2 पेन का यूज किया था, पहला था ब्लैक और दूसरा था ब्लू। ठीक है, तो आपको भी 2 पेन का यूज करना है, ब्लैक एंड ब्लू। लेकिन डाउट होता है कि ब्लैक पेन का यूज कहाँ पे करें और ब्लू पेन का यूज कहाँ पे करें। देखिए आपको ब्लैक पेन का यूज करना है कि जैसे किसी भी जब आंसर लिखते हैं तो आपको कहीं कहीं पे उसका पॉइंट्स वाइज आपको आंसर लिखना होता है, तो जहां पे आपको पॉइंट बनाना है तो वहां पे आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी आपको मान लीजिए कि आपको हेडिंग देना है तो वहां भी ब्लैक पेन का यूज करेंगे। और देखिए हम बताए थे कि अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करते समय भी जैसे देखिए यदि आप ब्लैक पेन से लिखे हैं तो उसके अंडरलाइन करना है तो आपको वहां से ब्लू पेन से कीजिएगा। और मान लीजिए कि कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसके बीच में आपको अंडरलाइन करना है, तो ब्लू से लिखे हैं तो उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, तो ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। ठीक है,